आज हम नेहरू के समाजवादी आर्थिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के कुछ हेड्स होंगे। पहले तो समाजवाद क्या है, फिर नेहरू क्या है। समाजवाद के बारे में नेहरू क्या परिकल्पनाएं, क्या परिभाषाएं, क्या सोच देते थे। चौथा बिंदु, समाजवादी परिकल्पना के पोषण के लिए नेहरू प्रेरणाएं कहाँ से लेते थे। पांचवी बात, अपने समाजवादी अवधारणा के पोषण के नेहरू किन साधनों का सहारा लेते थे। फिर नेहरू के समाजवाद अन्य लोगों के समाजवादों से किस प्रकार भिन्न है। और अंततः एक मेंस का क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे, जिसे आप लिख के हमारे पास भेज सकते हैं। कुल मिला जुला कर यह आयोजन उत्तराखंड मुख्य परीक्षा 2024 के लिए है। यह GS 4th पेपर एथिक्स में आएगा। आप इसे समेकित रूप में पेपर नंबर 6 भी कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ है जो समाज के लिए हो। चूँकि समाज संसाधनों की मांग करता है, संसाधनों का निर्माण करता है, संसाधनों की खरीद करता है, संसाधनों की बेच करता है, वही आय है, वही व्यय है। इस नाते समाजवाद को सरल अर्थों में हम समझेंगे संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। अब वितरण शब्द महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ एक मुद्दा उत्पादन महत्वपूर्ण रहेगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वितरण के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो जोर जबरदस्ती से, जो उचित नहीं है। एक हेतु परिवर्तन से, जिसे गांधी और विनोबा भावे उचित मानते थे। तो हेतु परिवर्तन बात तो ठीक है, लेकिन जिसका हेतु परिवर्तन होता है वह और जो हेतु परिवर्तन करता है वह, दोनों तो महान सिद्ध हो जाते हैं, और जिसको मिलता है वो कहीं न कहीं से हीन सिद्ध हो जाता है। जो आरक्षण दे वो तो महान हो गया। आरक्षण जिनका हिस्सा काट के मिले एक स्तर पे वो भी महान हो गए, लेकिन जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका क्या होगा। तो हेतु परिवर्तन एक सर्वोत्तम तरीका है, बेहतर तरीका है, लेकिन हेतु परिवर्तन पे एक व्यक्ति की इंटेग्रिटी की हानि होती है। इस नाते हेतु परिवर्तन जैसे महान कार्य को समाजवाद लागू करने का रास्ता अख्तियार न किया जाए। उचित है कि वैज्ञानिक तरीका संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, जिसको जितनी ज़रूरत हो, जिसकी जितनी योग्यता हो, कतिपय और किंचित परिस्थितियों में आरक्षण भी हो, रिजर्वेशन भी हो। ऐसे वैज्ञानिक पहलू का समाजवाद ही न्यायोचित ठहराया जाएगा, और नेहरू वैसे ही समाजवादी थे। सामान्य तौर पे समाजवाद का मर्म भी यही है, योग्यता एवं क्षमतानुरूप कार्य तदनुरूप पारिश्रमिक। यह साम्यवाद की थोड़ी लचीली अवधारणा है, जहां आवश्यकता पर बल दिया जाता है। तो समाजवाद एक ऐसी पद्धति है जो न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में समान तरीके से बांट दिया जाए, जहाँ पे योग्यता और क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट, नेहरू पे। नेहरू के बारे में कहा जाता है, नेहरू कवि हृदय वाले कलाकार व्यक्ति थे जो राजनीति में अनचक्के से पहुंच गए थे। नेहरू हद के सांध्यवादी थे, एक वैश्विक व्यक्ति थे, सोच विश्वजनीन थी। राजनीति से बहुत ज़्यादा नेहरू का कोई वास्ता नहीं था। राजनीति समय और संसाधन के रूप में नेहरू के हिस्से आ गई, और भारतीय राजनीति में नेहरू का मैं एक बड़ा योगदान यही मानता हूं कि वो चाहते तो उस परिस्थिति में धूल धक्कड़ में न रहते, ऊंच नीच में न रहते, अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। मोती के जवाहर थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, अच्छा व्यक्तित्व था,
कुशल वक्ता थे। भारतीय राजनीति की धुरी आज जहाँ तक पहुँच चुकी है, जिस कलुषित परिवेश और वातावरण में नेहरू चाहते थे से बच भी सकते थे। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ आने का नेहरू को न फ़ायदा हुआ। तमाम आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं होती ही रहती हैं और देश को भी ऐसा कुछ अप्रतिम और अनूठा नहीं मिल गया। अब हम बताते हैं कि नेहरू जी समाजवाद को लेकर सोचते क्या थे। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 जो 49वां अधिवेशन था कांग्रेस का, संभवतः नेहरू जी अपने समाजवाद को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। नेहरू जी कहते हैं समाजवाद मेरे रग रग में समाया हुआ है, समाजवाद से मेरा खूनी रिश्ता है, यह मेरे लिए एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है और मुझे लगता है हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की सारी समस्याओं का निदान समाजवाद में ही निहित है। अब इस समाजवाद को डिफाइन करते हुए नेहरू पहली बात कहते हैं कि मेरे लिए समाजवाद कोई अस्पष्ट जनसेवा नहीं है कि जो कर दो वही समाजवाद है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक चिंतन है। यह एक वैज्ञानिक आर्थिक नज़रिया है जो जीवन का दर्शन शास्त्र है। संसाधनों को उत्पादन में कन्वर्ट किया जाए, उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाए, यथा योग उसका बंटवारा हो, जिससे जन सामान्य उन संसाधनों के प्रतिफल से लाभान्वित हो। नेहरू आगे दूसरी बात कहते थे कि आज हमारे राजनीति में जितनी इनकलाबी गतिविधियां हैं, सामाजिक आर्थिक दिक्कतें हैं, राजनीतिक परेशानियां हैं, अगर समाजवाद आ जाए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये जो जागीरदारी की तरीका है, ये सामंतवाद का जो नज़रिया है, या देसी रियासतों के जो विलय का मुद्दा है, अगर समाजवाद स्वरूप में आ जाए तो न इनकलाब का नारा देंगे और न देसी रियासतों जैसे समामेलन की कोई बात आएगी। जागीरदारी प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमको एक ऐसी व्यवस्था की निर्मित करनी है, हमको इस तरीके से संसाधन को उत्पादन में बदलना है और फिर उसका न्यायपूर्ण बंटवारा करना है कि सबके पास संसाधन होगा तो इनकलाबी नारा क्यों देंगे। राजनीति में विभिन्न तरीके की उठापटक क्यों होगी, ऊंच नीच का झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि लगभग सब बराबर होंगे। नेहरू जी आगे कहते हैं एक सीमा को छोड़ करके, एक सीमा तक निजी जायदाद का मसला समाप्त हो जाएगा, जागीरदारी का मसला समाप्त हो जाएगा, ये हमारा है, ये अपना है, ये पराया है, ये भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और निश्चित तौर पर मुनाफाखोरी की मौजूदा व्यवस्था बदल जाएगी सहकारिता सेवा के उत्तम आदर्श। नेहरू जी चौथी बात अपनी समाजवाद की परिभाषा में कहते हैं कि जिस दिन सहकारिता के भाव आ गए, मुनाफाखोरी के भाव खत्म हो गए, एक नया आदर्श डेवलप होगा। नेहरू आगे कहते हैं ये हमारे संस्कारों में, ये हमारे आदर्शों में, ये हमारी जागरूकता में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी, क्योंकि वितरण के समय हम संकोची नहीं होंगे, बल्कि वितरण के समय हम आदर्शवादी होंगे जो नया समाज, नई जागरूकता और नई संस्कार और नई संस्कृति का निर्माण करेगी। तो इस तरीके से नेहरू जी अपने समाजवाद को डिफाइन करते हैं कि समाज में भाईचारा लाएगा, लोकतंत्र लाएगा, ऊंच नीच का झगड़ा खत्म करेगा, जाति व्यवस्था पे प्रहार करेगा, लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, संसाधनों का समुचित बंटवारा होगा, गरीबी, क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक असंतुलन समाप्त हो जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हम एक जागरूक और नवाचारी मानव होंगे जो स्वतः आदर्शपूर्ण होंगे
हमारा समाज आगे बढ़ चलेगा। अब अगला प्रश्न है कि नेहरू को इस समाजवादी चिंतन को प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? तो पहली बात, नेहरू लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते थे और उनका समाजवाद लोक के लिए थे, जन के लिए थे, सबके लिए था। सबकी ज़रूरतों, सबकी परिस्थितियों को ध्यान रखा जाए, सबके पास संसाधन उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से उनका समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद था, यानी कि लोक से उन्हें अपने समाजवाद की प्रेरणा मिल रही थी। लोक में विषमता थी, वही विषमता मिटाना उनके समाजवाद का उद्देश्य था। तो पहली प्रेरणा तो लोक की विषमता में। दूसरी प्रेरणा, नेहरू मानते थे व्यक्तिवाद और समाजवाद आपस में विरोधी नहीं है। व्यक्ति से ही समाज बनता है। व्यक्ति भला होगा, इंसानियत वाला होगा, मानवतापूर्ण होगा, वितरण अपने आप सकारात्मक होगा, समस्याएं टल जाएंगी। और अगली बात, नेहरू जी कहते वितरण नहीं उत्पादन पर बल दिया जाए। नेहरू जी कहते देश गरीब है, बंटवारा किसका? गरीबी का। पहले उत्पादन बढ़ाइए, पहले संसाधन जुटाइए, संसाधनों का स्तरीकरण करिए, उनको खरीद बेच लायक बनाइए, वैज्ञानिक और नवाचारी तरीका अपनाइए। इस तरीके जब ढेर सारा बहुस्तरीय विभिन्न स्तरीय उत्पादन होगा तो उस उत्पादन का बंटवारा किया जाएगा, समाज लाभ में रहेगा। तो यह तीन बातें नेहरू के लिए अपने समाजवाद की प्रेरणा निर्मित कर रही थी। यह लोकतांत्रिक होना चाहिए। 2, व्यक्ति और समाज में कोई अंतर नहीं, यानी कि व्यक्तिवाद और समाजवाद भेदपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट बात, वितरण नहीं उत्पादन पे जोर दें। यह टेलर नामक एक पब्लिक एड का स्पेशलिस्ट भी कहता, उत्पादन बढ़ाओ, वितरण की समस्या तो अपने आप खत्म हो जाए। खेतों में अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो वितरण की समस्या कौन रखेगा? वो तो अगली साल सड़ जाएगा। और इन सब बिंदुओं के लिए नेहरू जी, यानी कि अपने समाजवादी परिकल्पना को अपनाने के लिए नेहरू जी जो आधार बताते थे, जो रास्ता बताते अपनी परिकल्पना के पोषण के लिए, जो बातें बताते थे, उस पर नेहरू जी कहते थे कि हमें अपने समाजवाद के पोषण के लिए अधोलिखित मुद्दों को उपकरण बनाना होगा, रास्ता बनाना होगा। पहली बात कि बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, तीव्र उद्योगीकरण हो, उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, बाजार बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग मुख्य धारा में आ जाएंगे। नेक्स्ट, नेहरू जी सामुदायिक विकास पर बल देते थे। तीसरी बात नेहरू जी कहते थे कृषि वरीय रहेगी। अपने समय में नेहरू कहते भी थे कि हर चीज़ इंतजार कर सकती, खेती नहीं। चौथी बात नेहरू कहते थे हमें विस्तृत अर्थव्यवस्था अपनाना होगा जहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करनी है जहाँ सबका सम्मान हो, सबका आदर हो। तो ये है नेहरू के समाजवादी आर्थिक चिंतन के बारे में कुछ बातें रहीं। सामान्य तौर पे नेहरू क्या थे, समाजवाद क्या है, समाजवाद को नेहरू कैसे समझते थे, बताते थे, परिभाषित करते थे, और अपनी समाजवादी अवधारणा के लिए नेहरू प्रेरणा कहाँ से पाते थे, और सबके बाद समाजवादी परिकल्पना को पूरा करने के लिए नेहरू कौन सा रास्ता अख्तियार करते थे। इस हेड्स के थ्रू बातें पढ़ी जाएं। और एक बात है कि नेहरू का समाजवाद अन्य लोगों के समाजवादों से जहाँ भिन्नता का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम गांधी को थोड़ी देर के लिए मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि गांधी भी बड़े व्यक्तित्व वाले जुझारू नेता थे, जन नेता थे। तो अगर हम नेहरू से गांधी के समाजवाद की तुलना करेंगे तो समाजवादी अवधारणा के पोषण के लिए गांधी जन समर्थन पर बल देते थे, गांधी सनातनी थे, गांधी हेतु परिवर्तन पर बल देते थे, जबकि नेहरू का वाद समाजवाद वैज्ञानिक था। बस अब एक मुख्य परीक्षा का आप क्वेश्चन नोट करें जिसका आंसर लिख करके आप भेज सकते हैं,
और वह प्रश्न है कि नेहरू के समाजवादी आर्थिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? नेहरू का समाजवाद गांधी के समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है? इसी का तीसरा खंड, नेहरू अपनी समाजवादी अवधारणा के पोषण के लिए किन किन साधनों या बातों पर बल देते थे? तो 3 खंड हुआ, 2 धन 2 धन 6। तो पहला नेहरू का समाजवादी आर्थिक चिंतन 2 नंबर का, दूसरा गांधी के समाजवाद से भिन्नता 2 नंबर का, 6 नंबर में वे बातें जो समाजवाद को पाने के लिए नेहरू अपनाते थे। 2 धन 2 बराबर 6 बराबर 10 अंक। यह 150 नंबर वाला, 200 या 250 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। उसी तरीके से अंक का बंटवारा कर लें। 10 अंक का होगा, 2 धन 2 बराबर 6। शब्दों का भी बंटवारा उसी तरीके से कर लें, 25 प्लस 100। इस तरीके से आपको लिखना है। ये आंसर लिख के भेजें। आपको पता है कि उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा होने वाली है। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि निबंध वाले पेपर के लिए, साइंस टेक इकोनॉमी वाले पेपर के लिए और एथिक्स वाले पेपर के लिए यथाशीघ्र हमसे जुड़ें। आप लाभ में रहेंगे। धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं। अनंत शुभकामनाएं।